नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यंग ट्रूथ में। आज हम बात करने वाले हैं एनाबेल क्रिएशन की कहानी की। लेकिन यह सिर्फ एक डरावनी गुड़िया की कहानी नहीं है, बल्कि उस भयावह सफर की शुरुआत है जिसने आगे चलकर पूरी कॉन्जरिंग यूनिवर्स की नींव रखी। आखिर एक मासूम सी दिखने वाली डॉल कैसे एक शैतानी शक्ति का ठिकाना बन गई? इस घर में ऐसा क्या हुआ कि वहां रहने वाला हर इंसान डर के साए में जीने लगा? आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से घर से, जहां सैमुअल नाम का एक कारीगर अपनी वर्कशॉप में बड़े प्यार से गुड़िया बना रहा होता है। डॉल बनाते समय अचानक उसे दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा कागज अंदर सरकता हुआ दिखाई देता है। उस पर लिखा होता है फाइंड मी, यानी मुझे ढूंढो। सैमुअल मुस्कुराते हुए अपनी वर्कशॉप से बाहर निकलता है और घर के अंदर पहुंचता है। वहां उसे एक और पर्ची मिलती है जिस पर लिखा होता है क्लोजर, यानी और पास आओ। वह उस इशारे का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और तभी उसकी छोटी सी बेटी एनाबेल हंसते हुए सामने आ जाती है। दरअसल ये दोनों के बीच खेला जाने वाला एक प्यारा सा खेल था। कुछ ही देर में एनाबेल की माँ भी वहां आ जाती है और तीनों मिलकर हंसी खुशी समय बिताने लगते हैं। यह एक ऐसा परिवार था जो एक दूसरे से बेहद प्यार करता था और जिसकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। अगले दिन पूरा परिवार चर्च से वापस लौट रहा होता है। रास्ते में उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। सैमुअल कार रोककर टायर बदलने लगता है। तभी टायर हाथ से छूटकर सड़क के दूसरी तरफ लुढ़क जाता है। एनाबेल बिना कुछ सोचे समझे उस टायर को उठाने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ती है। उसी समय सामने से तेज रफ्तार में आती एक कार उसे टक्कर मार देती है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। इस दर्दनाक हादसे में एनाबेल की मौके पर ही मौत हो जाती है। अपनी इकलौती बेटी को खोने के बाद सैमुअल और उसकी पत्नी की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। दोनों गहरे सदमे में चले जाते हैं और उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रह पाती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखते ही देखते 12 साल बीत जाते हैं। एक दिन सैमुअल और उसकी पत्नी अपने घर में एक अनाथालय की कुछ लड़कियों और उनके साथ आई एक सिस्टर को रहने की अनुमति देते हैं, क्योंकि उनका अनाथालय बंद हो चुका था। अब कुछ समय के लिए यही बड़ा सा घर उनका नया ठिकाना बनने वाला था। उन लड़कियों में जेनिस नाम की एक लड़की भी थी। बचपन में पोलियो होने की वजह से उसके पैर में गंभीर दिक्कत थी, इसलिए उसे चलने फिरने में काफी परेशानी होती थी। घर के अंदर आते ही जेनिस की नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है। जैसे ही वह उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, तभी सैमुअल तुरंत वहां पहुंच जाता है। वह गंभीर आवाज में कहता है, यह कमरा हमेशा बंद रहेगा, यहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। असल में यह कमरा उसकी दिवंगत बेटी एनाबेल का था। जेनिस बिना कुछ कहे वहां से हट जाती है और अपनी दोस्त लिंडा के साथ दूसरे कमरे में रहने लगती है। कुछ देर बाद बाकी सभी लड़कियां बाहर खेलने चली जाती हैं, लेकिन पैर की तकलीफे की वजह से जेनिस कमरे में ही रुक जाती है। वह खिड़की से बाहर अपनी दोस्तों को खेलते हुए देख रही होती है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई मौजूद है। धीरे धीरे एक धुंधली सी परछाई उसकी ओर बढ़ने लगती है। घबराकर जैसे ही जेनिस पीछे मुड़कर देखती है, वहां कोई भी नहीं होता, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह तो उस डरावनी कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। रात का समय हो चुका होता है और घर में मौजूद सभी लड़कियां अपने अपने कमरों में सो चुकी होती हैं, लेकिन जेनिस की आंखों में नींद नहीं होती। वह बिस्तर पर लेटी हुई होती है कि तभी उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा कागज अंदर सरकता है। जेनिस हैरानी से उसे उठाती है। उस पर लिखा होता है फाइंड मी, यानी मुझे ढूंढो। उसे नहीं पता होता कि यही वही खेल था जो कई साल पहले छोटी एनाबेल अपने पिता सैमुअल के साथ खेला करती थी। जिज्ञासा में जेनिस कमरे से बाहर निकलती है। तभी उसे बंद पड़े कमरे की तरफ से एक और पर्ची दिखाई देती है। इस बार उस पर लिखा होता है इन हियर, यानी यहीं अंदर। अचानक उस बंद कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। कुछ पल सोचने के बाद जेनिस हिम्मत करके कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे में सब कुछ वैसे ही रखा होता है जैसे वर्षों पहले छोड़ दिया गया था। धूल से ढका फर्नीचर, पुरानी तस्वीरें और बीच में सफेद कपड़े से ढकी एक सुंदर सी डॉल हाउस उसकी नजर खींच लेती है। वह डॉल हाउस के पास जाती है और उसके अंदर रखी एक छोटी सी चाबी उसे मिल जाती है। उसी कमरे में एक पुरानी अलमारी भी रखी होती है। जेनिस उस चाबी से अलमारी खोलती है। अंदर उसे एक अजीब और डरावनी दिखने वाली गुड़िया दिखाई देती है। उसे देखकर जेनिस कुछ पल के लिए असहज महसूस करती है। वह तुरंत अलमारी बंद कर देती है और पीछे मुड़ जाती है, लेकिन अगले ही पल अलमारी का दरवाजा अपने आप फिर से खुल जाता है। अब जेनिस को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगता है। वह दोबारा जाकर अलमारी बंद करती है और इस बार उसे लॉक भी कर देती है, लेकिन जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ती है, अलमारी फिर अपने आप खुल जाती है। अब उसके मन में डर बैठने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह गुड़िया लगातार उसी को घूर रही हो।
घबराकर वह एक सफेद कपड़ा उठाती है और उस डॉल को पूरी तरह ढक देती है। इसके बाद वह खिड़की की ओर बढ़ने लगती है। तभी उसके पीछे कुछ हलचल होती है। धीरे धीरे वही सफेद कपड़ा अलमारी से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उसके नीचे कोई इंसान खड़ा हो। वह आकृति बहुत धीरे धीरे जेनिस की तरफ बढ़ने लगती है। हर कदम के साथ कपड़ा नीचे खिसकता जाता है। जेनिस डर के मारे वहीं जड़ हो जाती है और जैसे ही कपड़ा पूरी तरह नीचे गिरता है वहां कोई भी नहीं होता। यह देखकर जेनिस बुरी तरह घबरा जाती है और भागकर सीधे अपने कमरे में पहुंच जाती है। पूरी रात वह इसी डर में बिताती है कि आखिर उस कमरे में उसके साथ हुआ क्या था। अगली सुबह वह सारी बात सिस्टर को बता देती है। वह स्वीकार करती है कि उसने सैमुअल की बात नहीं मानी और बंद कमरे में चली गई थी। साथ ही वह वहां हुई सारी अजीब घटनाओं के बारे में भी बताती है। लेकिन सिस्टर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि शायद जेनिस डर की वजह से ऐसी बातें सोच रही हैं। मगर उसी दिन से पूरे घर का माहौल बदलने लगता है। रात में दो लड़कियां चादर के अंदर बैठकर खेल रही होती हैं। तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। वे सोचती हैं कि शायद सैमुअल की पत्नी होंगी। लेकिन जब वे टॉर्च जलाने की कोशिश करती हैं तो टॉर्च भी काम नहीं करती। अचानक अंधेरे में एक बेहद डरावना चेहरा उनके सामने आ जाता है। दोनों जोर से चीख पड़ती हैं। उनकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग जाग जाते हैं। सैमुअल और सिस्टर भी तुरंत वहां पहुंचते हैं। डरी हुई लड़कियां बताती हैं कि उन्होंने अभी अभी सैमुअल की पत्नी को अपने कमरे में देखा था। लेकिन सैमुअल शांत स्वर में कहते हैं, यह असंभव है। मेरी पत्नी कई वर्षों से चल भी नहीं सकती। वह हमेशा अपने कमरे में ही रहती हैं। अब सभी लोग यही मान लेते हैं कि शायद डर की वजह से लड़कियों को कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि उस घर में कोई ऐसी शक्ति मौजूद थी जो अब धीरे धीरे खुद को सबके सामने प्रकट करने लगी थी। उस रात के बाद घर का माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन जेनिस होती है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर समय उसका पीछा कर रही है। एक रात उसकी नजर कमरे की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में सैमुअल, उनकी छोटी बेटी एनाबेल और उसके हाथ में वही रहस्यमयी गुड़िया दिखाई देती है। जेनिस उस तस्वीर को ध्यान से देख ही रही होती है कि तभी उसे कहीं से धीमी धीमी म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए कमरे से बाहर निकलती है। कुछ ही देर में उसे एहसास होता है कि यह धुन उसी बंद कमरे से आ रही है जहां जाने से सैमुअल ने सभी को मना किया था। डर के बावजूद जेनिस एक बार फिर उस कमरे के अंदर चली जाती है। वह म्यूजिक बॉक्स को बंद कर देती है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी खिड़की के पास उसे लगभग अपनी ही उम्र की एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि 12 साल पहले मर चुकी एनाबेल होती है। जेनिस घबराते हुए उससे पूछती है, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ देखती है और बहुत मासूम आवाज में कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जेनिस को उस पर दया आने लगती है। वह पूछती है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? इतना सुनते ही उस लड़की के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल जाता है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। चेहरा डरावना और विकृत होने लगता है। फिर वह एक भयानक आवाज में कहती है, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। ये सुनते ही जेनिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूरी ताकत से कमरे से बाहर भागती है। लेकिन जैसे ही अपने कमरे की तरफ पहुंचती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाती है, मगर उसकी चीख किसी तक नहीं पहुंचती। अचानक वही शैतानी शक्ति उसे पीछे से पकड़ लेती है। कुछ ही सेकंड में जेनिस हवा में उछलती है और पहली मंजिल से नीचे जा गिरती है। उसकी दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंज उठती है। अगली सुबह पता चलता है कि उसके दोनों पैरों में गंभीर चोट आ चुकी है और अब उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ रहा है। सिस्टर उससे पूछती हैं कि आखिर रात को हुआ क्या था। जेनिस कांपती हुई आवाज में बताती है, मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी थी। किसी ने मुझे ऊपर से धक्का दिया था। इस घर में कोई बुरी शक्ति है और उसे मेरी आत्मा चाहिए। सिस्टर उसे समझाने की कोशिश करती हैं। वह कहती हैं, बुरी शक्तियां सिर्फ शारीरिक रूप से कमजोर लोगों पर हमला नहीं करती। वे उन लोगों को निशाना बनाती हैं जो मानसिक रूप से हार मान लेते हैं। तुम्हें मजबूत रहना होगा। उधर जेनिस की रूममेट लिंडा अब अकेले ऊपर वाले कमरे में सोने लगती है। एक रात उसे एनाबेल के कमरे की तरफ से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचती है और चाबी वाले छेद से अंदर झांकती है। अंदर वही डरावनी गुड़िया आराम कुर्सी पर बैठी अपने आप आगे पीछे झूल रही होती है। लिंडा हिम्मत करके दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, कुर्सी बिल्कुल खाली होती है। डर के मारे वह भागकर अपने कमरे में लौट आती है और तुरंत बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ पल बाद जब वह नीचे झांकती है तो बिस्तर के नीचे किसी के पैरों की परछाई दिखाई देती है। धीरे धीरे वही डरावनी गुड़िया बाहर निकलती है। लिंडा चीखने ही वाली होती है कि तभी अंधेरे में से एक काला विकृत हाथ आता है और उस गुड़िया को घसीटकर वापस अंधेरे में ले जाता है।
अगली सुबह सिस्टर जेनिस को धूप दिखाने के लिए घर के बाहर ले जाती हैं। कुछ देर बाद सिस्टर अंदर चली जाती हैं और जेनिस अकेली रह जाती है। तभी अचानक उसकी व्हील चेयर अपने आप पीछे की ओर खिसकने लगती है। वह बार बार पीछे देखती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। कुछ ही क्षणों बाद सामने बनी पुरानी वर्कशॉप का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद जैसे किसी अदृश्य ताकत ने व्हील चेयर को पकड़ लिया हो, कुर्सी तेजी से वर्कशॉप के अंदर जाने लगती है। जेनिस पूरी कोशिश करती है खुद को रोकने की, लेकिन वह बेबस होती है। वर्कशॉप के अंदर पहुंचते ही वह लकड़ी के एक पुराने प्लेटफॉर्म के नीचे छिप जाती है। उसी समय उसके सामने फिर वही छोटी एनाबेल दिखाई देती है। इस बार उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं, बल्कि एक डरावनी मुस्कान होती है। वह धीरे धीरे जेनिस के बिल्कुल पास आ जाती है और फिर कुछ ऐसा करती है जिसके बाद जेनिस की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एनाबेल जैसी दिखने वाली वह रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे जेनिस के बिल्कुल सामने आकर रुक जाती है। जेनिस डर के मारे हिल भी नहीं पाती। अचानक वह शैतानी शक्ति अपना चेहरा जेनिस के बेहद करीब ले आती है और उसके मुंह में काले रंग का एक भयानक द्रव उगल देती है। जेनिस दर्द और डर से जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर घर के सभी लोग भागते हुए वर्कशॉप की तरफ आते हैं, लेकिन जब वे अंदर पहुंचते हैं तो उनके सामने एक बिल्कुल अलग नजारा होता है। जेनिस अपनी व्हील चेयर पर बिल्कुल शांत बैठी होती है। उसके चेहरे पर न डर होता है और न ही दर्द का कोई निशान। ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। असल में उसी पल से वह शैतानी शक्ति जेनिस के शरीर पर अपना कब्जा जमा चुकी होती है। दूसरी तरफ सिस्टर इस पूरे मामले को लेकर बेहद चिंतित हो जाती हैं। वह सैमुअल से बात करती हैं और बताती हैं कि जेनिस को आपकी बेटी दिखाई देती है। उसने उस बंद कमरे में रखी गुड़िया भी देखी है। यह सुनते ही सैमुअल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत एनाबेल के कमरे की ओर दौड़ता है। कमरे में पहुंचकर वह देखता है कि वही डरावनी गुड़िया अब फिर से कुर्सी पर रखी हुई है। उसके पास एक छोटा सा कागज भी पड़ा होता है जिस पर लिखा होता है फाउंड मी, यानी तुमने मुझे ढूंढ लिया। इतने में पीछे से जेनिस वहां पहुंच जाती है। जो लड़की अब तक ठीक से चल भी नहीं पाती थी, वह अब अपने पैरों पर बिल्कुल सामान्य तरीके से खड़ी होती है। सैमुअल समझ जाता है कि उसके सामने खड़ी लड़की अब पहले वाली जेनिस नहीं रही। वह अपने गले में पहना हुआ क्रॉस निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन अगले ही पल उसके हाथों की उंगलियां एक एक करके टूटने लगती हैं। दर्द से तड़पता हुआ सैमुअल कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ ही क्षणों में शैतानी शक्ति उसके ऊपर हमला कर देती है। सैमुअल अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह उस दानवी ताकत के सामने हार जाता है। उधर रात के समय लिंडा चुपचाप जेनिस के कमरे में जाती है। उसे एहसास हो चुका होता है कि सारी मुसीबत की जड़ वही डरावनी गुड़िया है। वह गुड़िया को उठाती है और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल जाती है। कुछ दूर जाकर उसे एक पुराना कुआं दिखाई देता है। वह बिना देर किए उस गुड़िया को कुएं के अंदर फेंक देती है, लेकिन जैसे ही वह नीचे झांकती है, अचानक कुएं के अंदर से दो भयानक हाथ निकलते हैं और उसे नीचे खींचने लगते हैं। लिंडा पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करती है। उसी समय सिस्टर वहां पहुंच जाती हैं। वह लिंडा का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लेती है। दोनों किसी तरह वहां से निकलकर वापस घर लौट आती हैं। अब सिस्टर सीधे सैमुअल की पत्नी के कमरे में पहुंचती हैं। वह उनसे पूछती हैं, आखिर इस घर में क्या छिपा हुआ है? ये सब कैसे शुरू हुआ? काफी देर तक चुप रहने के बाद वह सच्चाई बताना शुरू करती हैं। वह कहती हैं कि 12 साल पहले अपनी बेटी की मौत के बाद वह और सैमुअल पूरी तरह टूट चुके थे। दुख में उन्होंने ऐसी शक्तियों से संपर्क करने की कोशिश की जो उन्हें उनकी बेटी से दोबारा मिलवा सकें। शुरुआत में उन्हें सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी बेटी की आत्मा उनके आसपास मौजूद हो। फिर एक दिन उन्हें एक संदेश मिला। उसमें उस आत्मा ने गुड़िया के अंदर रहने की अनुमति मांगी ताकि वह हमेशा उनके साथ रह सके। अपनी बेटी को वापस पाने की चाह में उन्होंने बिना सोचे समझे उसे अनुमति दे दी, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। धीरे धीरे उस शक्ति की ताकत बढ़ने लगी। एक दिन जब उन्होंने आईने में उसकी असली झलक देखी, तब उन्हें समझ आया कि वह उनकी बेटी नहीं थी, वह एक भयानक शैतानी शक्ति थी जिसने उनकी भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें धोखा दिया था। जब उन्होंने क्रॉस की मदद से उसका सामना करने की कोशिश की तो उस दानवी शक्ति ने उन पर हमला कर दिया। उस हमले में उनकी एक आंख हमेशा के लिए खराब हो गई और उसी दिन के बाद से वह कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। इसके बाद सैमुअल ने चर्च से मदद मांगी। फादर ने उस शैतानी शक्ति को रोकने के लिए गुड़िया को एक विशेष अलमारी में बंद कर दिया। अलमारी के चारों तरफ बाइबल के पन्ने लगाए गए ताकि वह शक्ति दोबारा बाहर न निकल सके। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी उम्मीद में उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अनाथ लड़कियों को अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शैतान इसी मौके का इंतजार कर रहा था। और जिस दिन जेनिस ने उस अलमारी का ताला खोला, उसी दिन वह दानवी शक्ति एक बार फिर आजाद हो गई। अब वह सिर्फ गुड़िया तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने जेनिस के शरीर को अपना नया ठिकाना बना लिया था। सच्चाई सामने आने के बाद पूरे घर में दहशत फैल जाती है।
अब सभी को समझ आ चुका था कि जेनिस अब पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही। उसके शरीर पर एक खतरनाक शैतानी शक्ति का कब्जा हो चुका था। उधर दूसरी मंजिल पर मौजूद लड़कियां जेनिस के कमरे में उसे देखने जाती हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। जेनिस बिना किसी सहारे के अपने दोनों पैरों पर खड़ी होती है। जिस लड़की के लिए चलना भी मुश्किल था, वह अब बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बेहद डरावनी थी। अचानक वह अपने हाथ में पकड़ा चाकू निकालती है और लड़कियों पर हमला कर देती है। सभी चीखते हुए कमरे से बाहर भागती हैं और नीचे जाकर सिस्टर को सारी बात बताती हैं। सिस्टर तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए कहती हैं और खुद ऊपर की ओर दौड़ पड़ती हैं। कमरे में पहुंचते ही वह देखती हैं कि जेनिस के साथ लिंडा और एक छोटी बच्ची भी अंदर फंसी हुई हैं। सिस्टर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू करती हैं, लेकिन अगले ही पल जेनिस अपनी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल करती है। सिस्टर अचानक हवा में उठ जाती है और जोर से शीशे से टकराकर नीचे गिर पड़ती हैं। वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर बाकी बच्चियां भाग निकलती हैं, लेकिन लिंडा पीछे रह जाती है। जेनिस उसे पकड़कर एनाबेल के उसी बंद कमरे में घसीट ले जाती है। दूसरी तरफ घर के नीचे भी अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। मरी हुई शक्लों का भ्रम पैदा करके शैतानी शक्ति बाकी लड़कियों को डराने लगती है। घबराई हुई लड़कियां किसी तरह घर से बाहर निकलती हैं और कार स्टार्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। उधर कमरे के अंदर लिंडा अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते उसी अलमारी में छिप जाती है जिसमें वर्षों तक उस शैतानी गुड़िया को बंद रखा गया था। अलमारी की दीवारों पर अब भी बाइबल के पन्ने लगे होते हैं। बाहर जेनिस उसे पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। उसी समय अलमारी के अंदर रखी वह डरावनी गुड़िया एकटक लिंडा को घूरती रहती है। कुछ ही पल बाद अलमारी का दरवाजा खुल जाता है। जेनिस लिंडा को पकड़ लेती है और चाकू से हमला करने ही वाली होती है। तभी सिस्टर वहां पहुंच जाती है। इस बार उनके हाथ में वही शापित गुड़िया होती है। जेनिस पूरी ताकत से उन पर हमला करती है, लेकिन सिस्टर बिना डरे आगे बढ़ती हैं। वह अपने गले में पहना हुआ पवित्र क्रॉस निकालकर जेनिस के गले में डाल देती है। क्रॉस का असर होते ही जेनिस दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। मौका देखते ही सिस्टर जेनिस और उस गुड़िया दोनों को धक्का देकर वापस उसी अलमारी के अंदर बंद कर देती हैं। वह तुरंत अलमारी का दरवाजा बंद करती है और उसके सामने एक भारी लकड़ी की अलमारी गिरा देती है ताकि अंदर मौजूद शक्ति बाहर न निकल सके। अचानक पूरे घर में जबरदस्त हलचल शुरू हो जाती है। दीवारें कांपने लगती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं। घर की सारी लाइटें एक एक करके बुझ जाती हैं। हर तरफ अंधेरा और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। कुछ मिनटों बाद सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंचती है। जब अलमारी खोली जाती है तो सबको उम्मीद होती है कि जेनिस उसके अंदर मिलेगी, लेकिन अलमारी के अंदर सिर्फ वही डरावनी गुड़िया पड़ी होती है। जेनिस वहां से गायब हो चुकी होती है। अगली सुबह एक फादर उस घर में आते हैं। वह पूरे घर को आशीर्वाद देकर पवित्र करने की कोशिश करते हैं। लिंडा घबराकर उनसे पूछती है, लेकिन वह गुड़िया तो अभी भी यहीं है, क्या सब खत्म हो गया? फादर शांत स्वर में जवाब देते हैं, गुड़िया सिर्फ एक माध्यम थी, असली शैतानी शक्ति अब किसी और जगह जा चुकी है। इस भयावह घटना के बाद सिस्टर सभी लड़कियों को लेकर हमेशा के लिए उस घर से चली जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दृश्य बदलता है और एक अनाथालय दिखाया जाता है। कुछ समय बाद एक दंपति वहां एक बच्ची को गोद लेने आता है। सिस्टर उन्हें जिस लड़की से मिलवाती है वह और कोई नहीं बल्कि जेनिस होती है, लेकिन अब वह अपना नाम एनाबेल बताती है। यहीं से साफ हो जाता है कि शैतानी शक्ति अब भी उसके शरीर के अंदर मौजूद है। समय फिर आगे बढ़ता है। 12 साल बाद वही जेनिस, जो अब एनाबेल के नाम से जानी जाती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने दत्तक माता पिता की हत्या कर देती है। दोनों एक ऐसे पंथ का हिस्सा बन चुके होते हैं जो शैतानी अनुष्ठानों में विश्वास करता है। उनके पड़ोसी घर से चीखों की आवाज सुनते हैं और बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ते हैं। यहीं से आगे की कहानी शुरू होती है, जो सीधे एनाबेल 2014 फिल्म से जुड़ जाती है। इसी कड़ी के साथ एनाबेल क्रिएशन की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द यंग ट्रूथ को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।